Welcome back. This is me Hamid Khan and you're watching my channel Hamid Biologist. Dear student, आज हम सेलुलर एडाप्टेशन एंड एबेरेंट सेल ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। ये हमारा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 6 है। तो आज के इस यूनिट में जो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे उसमें हम सबसे पहले डिफरेंट ट्रीटमेंट्स एंड मोडिलिटीज़ अवेलेबल फॉर कैंसर के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स और इसके अलावा गोल ऑफ कैंसर थेरेपी को डिस्कस करेंगे। केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और उसके टाइप्स और उसके इंडिकेशन, साइड इफेक्ट और नर्सिंग केयर को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर सर्जरीज़ और उसके नर्सिंग केयर को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एंड ऑफ लाइफ जिसे हम पैलिएटिव केयर और इसके अलावा हॉस्पिटल केयर कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सेलुलर एडाप्टेशन के बारे में बात करेंगे। इन सेल बायोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, सेलुलर एडाप्टेशन रिफर टू द चेंज मेड बाय सेल इन रिस्पॉन्स टू एडवर्स इन्वायरमेंटल चेंजेस। किसी भी इन्वायरमेंटल चेंजेस के रद्द-ए-अमल में जब सेल के अंदर कोई एडाप्टेशन डेवलप हो जाती है या सेल की साइज़ रिड्यूस हो जाती है या सेल की साइज़ श्रिंक कर जाती है या सेल के नंबर में यानी उसके तादाद में इजाफा हो जाता है, इस कंडीशन को सेलुलर एडाप्टेशन कहते हैं। और ये सेलुलर एडाप्टेशन सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंटल स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में सेल अपने अंदर एडाप्टेशन पैदा कर देता है। एडाप्टेशन में भी फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है यानी नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकता है और इसके अलावा पैथोलॉजिकल यानी कि एबनॉर्मल सिचुएशन में भी हो सकता है। 5 मेजर टाइप्स ऑफ एडाप्टेशन इंक्लूड्स, एडाप्टेशन के 5 टाइप्स होते हैं जो कि सेल इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से एडाप्टेशन ले आते हैं। उसमें एट्रोफी होता है, सेकंड पे हाइपरट्रोफी है, थर्ड पे हाइपरप्लेजिया है, फोर्थ पे डिस्प्लेजिया है और लास्ट पे मीटाप्लेजिया है। सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस को डिस्कस करेंगे। द रिप्रेजेंट रिस्पॉन्स ऑफ सेल टू नॉर्मल स्टिमुलेशन बाय हार्मोन्स और इंडोजीनियस केमिकल सब्सटेंसेस। समटाइम्स बॉडी के अंदर हार्मोनल स्टिमुलेशन या इसके अलावा कुछ इंडोजीनियस यानी कि बॉडी के अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उसकी बढ़ने की वजह से हमारे सेल के अंदर फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन पैदा हो जाता है और इस कंडीशन को हम फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन कहते हैं। ये एक नॉर्मल एडाप्टेशन होता है और इसमें सेल के साइज पर इफेक्ट पड़ जाता है, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट बोन, इंडक्शन ऑफ लैक्टेशन बाय प्रेगनेंसी, जो ब्रेस्ट बोन होता है उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है। इसके अलावा ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो जाती है लैक्टेशन की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से। इसके अलावा लेबाइल टिश्यूज़ की रिप्लेसमेंट हो जाती है जैसे कि स्किन वगैरह हो गया, बोन मेरो वगैरह हो गया। इसके अलावा एंडोमीट्रियम के अंदर साइक्लिक चेंजेस वगैरह जब आ जाती हैं तो ये भी फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन के एग्जाम्पल में शामिल हैं। सेकेंड में हम पैथोलॉजिकल एडाप्टेशन को डिस्कस करेंगे। एडाप्टेशन अक्यूरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन केमिकल स्टिमुलाई विच आर पैथोलॉजिकल। कुछ ऐसे केमिकल स्टिमुलाई होती है या इसके अलावा पैथोजेनिक स्टिमुलाई होती है जिसके नतीजे में सेल के अंदर इरिवर्सिबल एडाप्टेशन पैदा हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम पैथोलॉजिकल एडाप्टेशन कहते हैं। एडेप्टिव चेंजेस इन सेल ग्रोथ एंड डिफरेंटेशन इंक्लूड्स। जब एडेप्टिव चेंजेस यानी कि सेल अपने अंदर एडाप्टेशन ले आता है तो उसके नतीजे में सेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ हो जाती है। सेल का साइज या बढ़ जाता है या रिड्यूस हो जाता है या सेल के नंबर बढ़ जाते हैं। तो 5 टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहले हाइपरप्लेजिया है, सेकंड हाइपरट्रॉफी है, थर्ड एट्रोफी है, फोर्थ मीटाप्लेजिया है और फिफ्थ वन डिस्प्लेजिया। सबसे पहले हम हाइपरप्लेजिया को डिस्कस करेंगे। हाइपरप्लेजिया इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू। किसी ऑर्गन और टिश्यू के जब नंबर में इजाफा हो जाता है यानी कि उसके साइज में इजाफा हो जाता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पेरेन्काइमल सेल्स। जब पेरेन्काइमल सेल्स की तादाद बढ़ जाती है तो उसकी वजह से ऑर्गन का साइज बढ़ जाता है। इस कंडीशन को हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं। इट में भी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, ये पैथोलॉजिकल भी हो सकता है और फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। इस कंडीशन को हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं। मीन्स के हाइपरप्लेजिया में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे और जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे तो उसकी वजह से ऑर्गन्स या इसके अलावा टिश्यूज़ की मास बढ़ जाती है। फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया हार्मोनल की वजह से भी हो सकता है, मोस्टली इन फीमेल ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान या प्यूबर्टी के दौरान फीमेल ब्रेस्ट में चेंजेस आ जाती हैं, ये भी फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया एग्जाम्पल में शामिल है। इसके अलावा कंपनसेटरी भी हो सकता है एज इन हाइपरप्लेजिया ऑफ लीवर हेपेटोसाइट आफ्टर पार्शियल हेपेटेक्टोमी। जब लीवर के कुछ लॉब को रिमूव करते हैं, किसी भी क्रॉनिक कंडीशन में कोई बीमारी हो जाती है लीवर को, तो उसके लीवर के जब पार्ट्स को रिमूव करते हैं जिसे हम हेपेटेक्टमी कहते हैं, उस कंडीशन में भी कंपनसेशन के लिहाज से लीवर के जो कुछ सेल होते हैं उसमें हाइपरप्लेजिया हो जाता है क्योंकि उसके फंक्शनल डिमांड बढ़ जाते हैं लीवर के। तो उस सूरत हाल में लीवर का जो हिस्सा जो हेपेटेक्टमी के ज़रिए रिमूव हो चुका होता है वो दोबारा अपने असली पोजीशन पे चला जाता है।
पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया की बात करेंगे तो इंक्रीज लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस हाइपरप्लेजिया इन टारगेट ऑर्गन्स। जब सर्कुलेटिंग यानी ब्लड सर्कुलेशन में हार्मोन की मिकदार बढ़ जाती है तो उसकी वजह से भी हाइपरप्लेजिया हो सकता है टारगेट ऑर्गन्स में। जैसे कि इंडोमीट्रियम हो गया, तो इंडोमीट्रियम जब हाइपर एस्ट्रिनिज्म की सिक्रीशन हो जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि जब हार्मोन की सिक्रीशन हो जाती है और जिसे हम एस्ट्रोजिन कहते हैं, तो उसके नतीजे में एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसे हम बेसिकली कहते हैं हाइपर एस्ट्रिनिज्म। तो इसकी वजह से भी इंडोमीट्रियम के जो वाल्स होते हैं उसमें चेंजेस आ जाती है, उसके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। सेकेंड, सेनाइल प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है तो उसके में जो एंड्रोजन और एस्ट्रोजन की सिक्रीशन बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से बेसिकली सेनाइल प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो जाता है और ये भी पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया के एग्जाम्पल में शामिल है। However, hyperplasia due to certain stimuli stop with removal of these stimuli and may serve as a useful function. अच्छा, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में अगर स्टेमुलाई रुक गई यानी कि हार्मोनल सिक्रीशन स्टॉप हो गई, तो ये स्टेमुलाई खुद ब खुद रिवर्सेबल पोजीशन पे चला जाता है, यानी कि हाइपरप्लेजिया अपने असली हालत में दोबारा चला जाते हैं और ये बेसिकली यूजफुल कंडीशन होता है, यानी बॉडी के लिए यूजफुल कंडीशन होता है और इस वजह से फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया बॉडी के अंदर हो जाता है। नाउ यू कैन सी नॉर्मल प्रोस्टेट है और इसके बिल्कुल राइट साइड पर जो है एनलार्ज प्रोस्टेट है। अभी हम हाइपरट्रॉफी की बात करेंगे। हाइपरट्रॉफी इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ इंडिविजुअल सेल without increasing in the number of cell. Now difference between hypertrophy and hyperplasia is that hypertrophy में इंडिविजुअल सेल की यानी सेल की जो साइज है वो बढ़ जाएगी, सेल बूस्ट हो जाएगी, सेल पूल जाएगा, जबकि हाइपरप्लेजिया में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे थे। लेकिन हाइपरट्रॉफी में क्या हो रहा है, हाइपरट्रॉफी स्टैंड फॉर सेल के साइज में इंक्रीज हो जाएगी, यानी सेल का साइज होगा वो बूस्ट हो जाएगा विदाउट इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ सेल। सेल के नंबर नहीं बढ़ेंगे लेकिन इंडिविजुअल हर एक सेल बूस्ट हो जाएगा, पूल जाएगा, जिसे हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। It usually occurs in organs in which proliferation and mitosis are restricted. ये ऐसे organ में होते हैं जहाँ पर सेल की proliferation और mitosis नहीं होती, जैसे कि skeletal muscles हो गया और इसके अलावा heart muscles हो गया। It may be physiological और pathological, ये physiological भी हो सकता है और pathological भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी की बात करें तो जैसे कि प्रेग्नेंट यूट्रस हो गया, यानी जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो यूट्रस के सेल जो है उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है। इसके अलावा मसल्स ऑफ एथलीट्स हो गए, बॉडी बिल्डिंग वाले जो बिल्डर्स होते हैं उनके मसल्स में भी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। लेकिन पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी की बात करें तो पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी को हम एडेप्टिव हाइपरट्रॉफी भी कहते हैं, जैसे कि हाइपरट्रॉफी ऑफ स्टमक इन पायलोरिक स्टेनोसिस। जब पायलोरिक स्टेनोसिस हो जाती है तो उसकी वजह से भी स्टमक के अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, स्टमक के सेल फूल जाते हैं। इसके अलावा कार्डिक मसल्स जो मायोकार्डियल सेल होते हैं उनमें भी हाइपरट्रॉफी हो जाती है ड्यू टू दी हाइपरटेंसिव पेशेंट। जब क्रॉनिक हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं यानी कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं उनके कार्डिक मसल जो है इनलार्ज हो जाते हैं, उनमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है। नाउ यू कैन सी ये हाइपरट्रॉफिक सेल है और इसके राइट साइड पे जो है सेल जो है लार्ज हो रहे हैं और हाइपरट्रॉफिक सेल जो है, जो नॉर्मल सेल है वो हाइपरट्रॉफिक सेल में कन्वर्ट होते हैं। फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं और पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं। मोस्टली बॉडी बिल्डिंग वाले जो बिल्डर्स होते हैं उनमें हाइपरट्रॉफी नजर आ रही होती है। नाउ यू कैन सी हार्ट का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इसके सेल में भी हाइपरट्रॉफी हो चुकी है क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ गई है और उस ब्लड प्रेशर के कंपनसेशन में यानी कि उस स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में सेल के सेल बूस्ट हो चुके हैं, इंडिविजुअल सेल की साइज बढ़ चुकी है। Hypertrophy and hyperplasia are closely related and both may contribute to an overall increase in the organ size. यहाँ पे ये कहना चाह रहे कि हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया तकरीबन सेम है, लेकिन डिफरेंस है कि हाइपरप्लेजिया में नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे और हाइपरट्रोफिया में इंडिविजुअल सेल की तादाद यानी इंडिविजुअल सेल जो है वो बूस्ट हो जाएगी, इंडिविजुअल सेल जो होगा वो बूस्ट हो जाएगा यानी कि फूल जाएगा। और लेकिन दोनों का काम ये होता है कि ऑर्गन को, टिश्यू को हैवी बना देते हैं। जाहिर सी बात है जब सेल बूस्ट हो जाती है तो बॉडी ऑर्गन्स का जो वेट होता है वो बढ़ जाता है और जब सेल के नंबर बढ़ जाते हैं तो उससे भी बॉडी ऑर्गन जो है, टिश्यू वगैरह, उसकी साइज जो है बढ़ जाती है। अभी हम एट्रोफी की बात करेंगे, रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ एन ऑर्गन। जब सेल श्रिंक कर जाती है, सेल की साइज रिड्यूस हो जाती है तो उसके नतीजे में जो ऑर्गन होते हैं उस ऑर्गन के जो साइज होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाता है और इस कंडीशन को हम एट्रोफी कहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन बोथ द नंबर एंड द साइज ऑफ सेल, सेल के नंबर भी डिक्रीज हो जाते हैं और सेल का साइज भी श्रिंक कर जाता है। एसोसिएटेड विद फिब्रोसिस, ये फिब्रोसिस की वजह से भी होता है, मैं भी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल एट्रोफी की बात करें, इन्वोल्यूशन, इसे हम इन्वोल्यूशन भी कहते हैं, फॉर्म ऑफ फिजियोलॉजिकल एट्रोफी। इन्वोल्यूशन ये फिजियोलॉजिकल एट्रोफी होती है, रिटर्न टू नॉर्मल साइज आफ्टर हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी।
if the causative stimuli are removed and equilibrium returns back. फिजियोलॉजिकल एट्रोफी में इन्वोल्यूशंस हैं, ये बेसिकली रिटर्न अपने एक्चुअल पोजीशन में आ सकता है, ये रिवर्सिबल है, सेल दोबारा अपने नॉर्मल स्टेट में आ सकता है अगर पॉजिटिव एजेंट को, यानी जिसकी वजह से एट्रोफी हो चुकी है, उसको अगर रिमूव किया गया तो ये सेल दोबारा अपनी असली हालत में आ सकता है. यूट्रस आफ्टर लेबर, यानी जब यूट्रस होता है तो डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद यूट्रस का साइज दोबारा जो है अपने यानी अपने असली पोजीशन पे आ जाते हैं. एट्रोफी ऑफ द ओवरी आफ्टर मीनोपॉज, मीनोपॉज के बाद एट्रोफी हो जाती है ओवरी की, यानी कि जो ओवरी होते हैं उसके सेल्स उसके सेल जो है वो डेथ हो जाती है, वीकेंड से डेथ हो जाती है. इसके अलावा सेनाइल एट्रोफी ऑफ गेरियाटिस, जो गेरियाट्रिक्स होते हैं उनमें भी एट्रोफी हो जाती है, सेनाइल एट्रोफी गेरियाट्रिक्स में. पैथोलॉजिकल एट्रोफी की बात करेंगे. इट डिपेंड्स ऑन द कॉज, ये कॉज के ऊपर डिपेंड करता है. इट में भी लोकलाइज्ड और जनरलाइज, एक खास पॉइंट में भी हो सकता है और पूरी बॉडी में भी हो सकता है. इस एग्जांपल में इस्केमिक एट्रोफी, यानी कि जब दिल के या बॉडी के किसी भी पार्ट में ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उस वहाँ पर एट्रोफी हो जाती है. सेकेंड प्रेशर एट्रोफी है. थर्ड न्यूरोपैथिक एट्रोफी है. और फोर्थ डिक्रीज वर्कलोड, जब बॉडी में कोई ऐसा पार्ट हो जैसे कि स्केलेटल मसल्स या पैरालिसिस के जो पेशेंट होते हैं उनके हाथ पाँव काम करना छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से भी उनके लिम्स में, यानी कि उनके हाथ और पाँव में जो इफेक्टेड एरिया होते हैं वो चलने फिरने के काबिल नहीं होती, तो उसकी वजह से वर्कलोड उनके ऊपर कम पड़ जाते हैं. और जब वर्कलोड कम पड़ जाता है तो उस कंडीशन को हम डिक्रीज वर्कलोड, उस कंडीशन को हम पैथोलॉजिकल एट्रोफी कहते हैं. ना मीटाप्लेजिया की बात करेंगे. मीटाप्लेजिया ये रिवर्सिबल चेंज, ये भी रिवर्सिबल चेंज हो सकता है. ये एडल्ट सेल टाइप में होता है जो स्पेशली एपिथेलियल और इसके अलावा मीजनकाइमल सेल में होता है, यानी कि एपिथेलियल और मीजनकाइमल सेल जो है अनदर टाइप ऑफ सेल में रिप्लेस हो जाते हैं. एपिथेलियल सेल या मीजनकाइमल सेल replaced by another adult cell type of the same tissues. सेम टिश्यूज के एपिथेलियल और मेसेंकाइमल सेल किसी दूसरे सेम टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसे मीटाप्लेजिया कहते हैं. इन सिंपली मीटाप्लेजिया में जो टिश्यू होंगे वो एक टिश्यू दूसरे टिश्यू में रिप्लेस हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल एपिथेलियल स्क्वेमस मीटाप्लेजिया, pseudostratified ciliated columnar respiratory epithelium due to chronic irritation by habitual cigarette smoking और इन विटामिन ए डिफिशिएंसी. विटामिन ए डिफिशिएंसी या सिगरेट के स्मोकिंग की वजह से जो सीडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनार रिस्पिरेटरी एपिथेलियम होते हैं वो बेसिकली एपिथेलियल स्क्वेमस उनमें एपिथेलियल स्क्वेमस मीटाप्लेजिया हो जाता है, यानी बेसिकली वो सीडोस्ट्रेटिफाइड सेलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं. नाउ यू कैन सी स्क्वेमस मीटाप्लेजिया रिस्पिरेटरी एपिथेलियम. हाइपोप्लेजिया की बात करेंगे. इट इज़ द डिक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन ड्यू टू इनकम्प्लीट डेवलपमेंट इन एम्ब्रियोनिक और फेटल लाइफ, e.g. किडनी एंड यूट्रस. हाइपोप्लेजिया बेसिकली ये एक एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, इसमें बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी टिश्यूज की ग्रोथ नहीं हो जाती. कंजेनाइटल डेवलपमेंट भी इसे हम कह सकते हैं, या इसके अलावा एबनॉर्मल डेवलपमेंट भी इसे हम कह सकते हैं, या इसके अलावा इनकम्प्लीट डेवलपमेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज भी इसे हम कह सकते हैं. लाइक एक किडनी बनी है दूसरी किडनी नहीं बनी है, सो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ हाइपोप्लेजिया. नाउ एजेनेसिस, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एन ऑर्गन और अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गन. या तो ऑर्गन कंप्लीट गैर मौजूद होगा, यानी कि या तो ऑर्गन होगा ही नहीं, या ऑर्गन का आधा हिस्सा होगा या आधा हिस्सा नहीं होगा, जैसे कि सोलिटरी किडनी. इन सच केस द अदर किडनी इज एब्सेंट. कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें एक किडनी मौजूद होती है और एक किडनी मौजूद नहीं होती, और ये भी ड्यूरिंग डेवलपमेंट यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही ये होते हैं, इसे हम सोलिटरी किडनी भी कहते हैं. नाउ अभी हम एपोप्टोसिस के बारे में बात करेंगे. सेल आर बोर्न, लाइव फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड देन डाई. सेल जो है वो जलते हैं, इसका मतलब सिंपल ये है कि सेल जलते हैं और हमें लॉन्ग टाइम तक जो है एक पीरियड देते हैं, यानी कि उम्र, यानी कि मरने तक ही हमें एक लॉन्ग पीरियड दे चुके होते हैं सेल. बेसिकली सेल में एपोप्टोसिस होता है. एपोप्टोसिस एक फिजियोलॉजिकल सेल डेथ होता है. एपोप्टोसिस बेसिकली ये प्रोग्राम सेल डेथ होता है. इसमें सेल में सुसाइड हो जाती है, सेल में डिलेशन हो जाती है, सेल के अंदर प्रोग्राम सेल डेथ हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल आरबीसी 120 डेज बाद स्प्लीन में आके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और नए आरबीसी बन जाते हैं. इस तरह बॉडी के और भी बहुत सारे सेल है जो फिजियोलॉजिकली उसमें डेथ हो जाती हैं और नए सेल उसको रिप्लेस कर देते हैं. इस कंडीशन को हम एपोप्टोसिस कहते हैं. ये एक नॉर्मल कंडीशन होता है. एपोप्टोसिस और प्रोग्राम सेल डेथ इज केयरफुली कोऑर्डिनेटेड कोलैप्स ऑफ सेल. ये एक कोऑर्डिनेटेड कोलैप्स ऑफ सेल होता है. इसमें सेल प्रोग्रामली डेथ कर जाते हैं, प्रोटीन की डिग्रेडेशन हो जाती है, डीएनए की फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, और इसके नतीजे में जो नाइबरिंग सेल्स होते हैं वो इस सेल को खा जाते हैं. एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, ये लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये मौजूद होता है. एपोप्टोसिस प्ले अ मेजर रोल फ्रॉम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टू सेंसेशंस. जो
सेंसेंस होता है, यानी सेंसेंस बेसिकली सेंसेस एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें एज के लिहाज से बिगाड़ आ जाती है, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर बुढ़ापे तक एपोप्टोसिस एक मेजर रोल प्ले करता है ह्यूमन बॉडी में। नाउ नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के दरमियान डिफरेंस समझेंगे। नेक्रोसिस को हम सेल इंजरी कहते हैं, एपोप्टोसिस को हम प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं। नेक्रोसिस सेलुलर स्वेलिंग की वजह से होता है, एपोप्टोसिस सेलुलर कंडेंसेशन की वजह से होता है। नेक्रोसिस में सेल मेम्ब्रेन टूट जाती है और एपोप्टोसिस में मेम्ब्रेन्स रिमेन इंटैक्ट, मेम्ब्रेन सेल के साथ जुड़ा होता है। नेक्रोसिस में एटीपी डिप्लेटेड हो जाती है, यानी कि एटीपी जो है रिलीज हो जाती है, एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एपोप्टोसिस को एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्रोसिस में सेल लाइसिस हो जाती है, जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है उसकी वजह से सेल इंजरी हो जाती है। और एपोप्टोसिस में सेल की फेगोसाइटोसिस होती है, यानी हेल्थी सेल इस सेल को खा जाते हैं और टिश्यू रिएक्शन नहीं होता, जबकि नेक्रोसिस में टिश्यू रिएक्शन होता है। डीएनए के अंदर फ्रेगमेंटेशन होती है नेक्रोसिस में, और ये रैंडम होता है, जबकि इसमें लेडर लाइक डीएनए फ्रेगमेंटेशन होती है, जस्ट लाइक अ सीढ़ी की तरह लेडर लाइक फ्रेगमेंटेशन होती है। नेक्रोसिस की वजह से वूल एरिया ऑफ टिश्यू, यानी कि टिश्यू के जो करीब करीब एरिया होता है वो तकरीबन तमाम मुतासर हो जाता है, और एपोप्टोसिस में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सेल जो है अफेक्टेड होती है। नाउ व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ डिजीज दैट अकर्स इन एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये ग्रुप ऑफ डिजीज है, यानी कि कैंसर को हम कहते हैं मल्टी डिजीज। इसमें एबनॉर्मल और अनकंट्रोल ऑफ सेल की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, यानी कि सेल के जो जीन होते हैं P53 जीन वो काम करना छोड़ देता है, और उसकी वजह से सेल डिवीजन स्टॉप नहीं होता, और जब सेल डिवीजन स्टॉप नहीं होता तो इस कंडीशन को हम कैंसर कहते हैं। ईच सेल इन द बॉडी हैज जीन्स, हर एक सेल में जीन्स पाया जाता है। दीज जीन्स कंटेन कोडेड इंस्ट्रक्शन टेलिंग द सेल व्हाट टाइप इट शुड बी, सच एज स्किन, बोन, ब्लड एंड व्हेन टू डिवाइड एंड रेप्लिकेट। हर एक सेल में स्पेशल जीन होता है, और वो जीन डिसाइड करता है कि कब डिवाइड होना है, कब मल्टीप्लाई होना है, कब तादाद को बढ़ाना है, कब डिवीजन स्टॉप करना है। फॉर एग्जांपल हड्डियों में अलग जीन होता है, ब्लड में, और इसके अलावा बॉडी सेल में अलग अलग होता है। नॉर्मल सेल रेप्लिकेट देम सेल एग्जैक्टली। नॉर्मल सेल जो होते हैं वो अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं, एक सेल 2 सेल में टूटता है, और फिर उस एक सेल से जो 2 बने होते हैं उसमें से मजीद वो 2 सेल जो होते हैं वो 4 सेल में टूटते हैं, वो 4 सेल फिर मजीद 8 सेल में टूटते हैं, और इस तरह बॉडी के अंदर माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है। स्टॉप रिप्रोड्यूसिंग आफ्टर दे हैव रिप्रोड्यूस 50-60 टाइम्स। जब सेल 50 से 60 मरतबा रिप्रोड्यूस हो जाता है तो उसके बाद उनमें माइटोसिस यानी सेल डिवीजन स्टॉप हो जाती है। स्टिक टुगेदर इन द राइट प्लेस, यानी कि खास जगह पर जब वो पहुंच जाते हैं उसकी ग्रोथ, तो उसके बाद नॉर्मल सेल की डिवीजन स्टॉप हो जाती है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट इफ दे आर डैमेज, अगर डैमेज हो जाए, नॉर्मल सेल डैमेज हो जाए तो वो खुद ब खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बिकम स्पेशलाइज्ड और मेच्योर, और इस तरह ऐसे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो मेच्योर हो जाते हैं और स्पेशलाइज हो जाते हैं। हाउ डज अ कैंसर डेवलप? कैंसर किस तरह डेवलप होता है? दे डेवलप when a single cell genes develop a fault and are unable to regulate cell division। वो जीन जो सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है, स्टॉप करता है, इनिशिएट करता है, जब उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है, उसके अंदर डिस्टर्बन हो जाती है, उसमें खराबी आ जाती है, तो उसकी वजह से वो जीन सेल की डिवीजन को स्टॉप नहीं कर पाता, और इसके नतीजे में सेल अनकंट्रोलली डिवाइड हो जाते हैं। और जब सेल अनकंट्रोलली डिवाइड हो जाते हैं इस कंडीशन को हम कैंसर कहते हैं, और कैंसर की वजह से लंप की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि गदूद बढ़ जाते हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ बढ़ जाता है, और इस कंडीशन को हम कैंसर भी कहते हैं और ट्यूमर भी कहते हैं। कैंसर सेल कैरी ऑन रिप्रोड्यूसिंग, ये सेल बार बार प्रोड्यूस होते हैं। इग्नोर सिग्नल फ्रॉम द अदर सेल अराउंड देम, उनके करीब जो सेल होते हैं, जो नॉर्मल सेल होते हैं, अगर वो सिग्नल करे कैंसर सेल को, तो कैंसर सेल उस सिग्नल को रिस्पॉन्स नहीं करता, उस सिग्नल को यानी उस सिग्नल का ऑर्डर जो है फॉलो नहीं करता। और इसके अलावा ये करीब करीब नहीं रहते, ये एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, बॉडी में ये फैल जाते हैं, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं। और ये सेल इमेच्योर सेल होते हैं कैंसर सेल, और ये सेल डाई नहीं होते, ये सेल मरते नहीं है, और ये बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में मूव हो जाते हैं। सम फैक्ट्स अबाउट कैंसर। 3 in 10 people will be diagnosed with cancer during their lifetime। 10 में से 3 लोग अपने लाइफ टाइम में कैंसर में डायग्नोस हो सकते हैं। द रिस्क ऑफ द कैंसर इंक्रीज विथ एज, टाइम टू टाइम उम्र के साथ साथ कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। अराउंड 65% ऑफ ऑल न्यू कैंसर्स आर डायग्नोस्ड इन पीपल ओवर द एज ऑफ 65। 65% जो केसेस कैंसर के केसेस जो
डायग्नोस हो चुके हैं वो 65 साल यानी कि 65 साल की उम्र के एबव लोगों में कैंसर के 65% केसेस डायग्नोस हो चुके हैं। टर्म्स टू नो अबाउट व्हेन डिस्कसिंग न्यूप्लेजिया। मीटास्टेसिस, सबसे पहले मीटास्टेसिस की बात करेंगे। मैलिग्नेंट ट्यूमर वो ट्यूमर होता है जो पूरी बॉडी में फैल जाए, और बिनाइन ट्यूमर वो ट्यूमर होता है जो एक खास जगह पर होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर खतरनाक होता है, बिनाइन ट्यूमर खतरनाक नहीं होता। मीटास्टेसिस यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर में मीटास्टेसिस होता है। मीटास्टेसिस किसे कहते हैं? मीटास्टेसिस मतलब कैंसर के सेल जब पूरी बॉडी में फैल जाए, ब्लड के अंदर फैल जाए, लिम्फ नोड के जरिए, लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए फैल जाए और करीब करीब के ऑर्गन में फैल जाए। और बिनाइन के बारे में जैसे आपको बताया, तो ये एक ट्यूमर एक ऐसा कंडीशन होता है जो कि इनकेपेबल ऑफ मीटास्टेसिस, यानी इनमें मीटास्टेसिस नहीं होती, और इसकी जो प्रोग्नोसिस होती है, यानी कि आउटकम होता है, रिकवरी होती है, वो गुड होती है। मैलिग्नेंट वो ट्यूमर्स होता है जो कि इन्वेसिव ग्रोथ होती है, उनमें मेटास्टेसिस तेजी से होती है, और ये इनकी जो प्रोग्नोसिस होती है, यानी कि आउटकम होती है, वो बहुत बैड होती है। तो डिफरेंट सेल है, सेल जो है अपने यानी कि नंबर ऑफ सेल जो हैं बढ़ जाते हैं, डिवाइडिंग हो जाते हैं, और सेल के शेप और न्यूक्लियस जो है बिगड़ जाती हैं, साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम जो है रिड्यूस हो जाती है, और इसके अलावा सेल के साइज़ में वेरिएशन आ जाते हैं, शेप रिड्यूस हो जाती है। नॉर्मल स्पेशलाइज सेल जो फीचर्स होते हैं वो सेल से रिमूव हो जाते हैं, और इसके नतीजे में सेल जो हैं एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, और इस कंडीशन को हम ट्यूमर कहते हैं। ना बिनाइन ट्यूमर डू नॉट इन्वेड द सराउंडिंग टिश्यू, सराउंडिंग टिश्यूज में नहीं फैलते और बॉडी के किसी और पार्ट्स में भी नहीं फैलते हैं। इनके सेल में जो ग्रोथ के रेट होता है वो इंतहा स्लो होता है। यूजुअली हैव अ कवरिंग मेड अप ऑफ नॉर्मल सेल्स, इनके बाहर जो कवरिंग होती है बिनाइन ट्यूमर्स की, ये एक दाने की तरह होता है, और इनके बाहर जो कवरिंग होती है वो नॉर्मल सेल की होती है। इसे हम नॉन कैंसरस ट्यूमर भी कहते हैं, और इसे हम नॉन कैंसरस भी कहते हैं। बिनाइन ट्यूमर कैन कॉज प्रॉब्लम इफ दे, अच्छा बिनाइन ट्यूमर उस कंडीशन में प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं अगर वो बॉडी के कोई स्पेसिफिक ऑर्गन को प्रेस कर सके, या इसके अलावा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जैसे कि ट्रेकिया में हो गया, या इसके अलावा एसोफेगस में हो गया, या इसके अलावा स्कल यानी कि खोपड़ी के कुछ ऐसे स्पेसिस में हो गया, या ब्रेन के कुछ ऐसे स्पेसिस में हो गया, तो उस कंडीशन में जो बिनाइन ट्यूमर है वो खतरनाक हो सकता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कैंसरस होता है, ये बॉडी में फैल सकता है, बॉडी के तमाम लिम्फेटिक सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, नाइबर टिश्यूज़ में ये इंतहाई तेज़ी के साथ फैल सकता है, और इसका प्राइमरी सोर्स होता है जिसके ज़रिए ये फैलता है वो ब्लड होता है, यानी कि प्राइमरी सोर्स जो है ब्लड स्ट्रीम है, और इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम है, उसमें तेज़ी के साथ ब्रेन तक, इसके अलावा स्पाइनल कोड तक, इसके अलावा लंग्स और करीब करीब के तमाम ऑर्गन्स में कैंसर फैल जाता है मैलिग्नेंट। व्हाट कॉज कैंसर, कैंसर की कॉजेज़ क्या है? कार्सिनोजेनेसिस, सम फैक्टर्स टू कंसीडर, कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से कैंसर कॉज होता है, जिसे हम कार्सिनोजेनेसिस या कार्सिनोजेनिक फैक्टर कहते हैं। उसमें हेरिडिटी है, खानदानी तौर पे हो सकता है, वीक इम्यून सिस्टम हो सकता है, केमिकल सब्सटेंसेस आर्सेनिक हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे खतरनाक केमिकल है। फिजिकल भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, पुअर लाइफस्टाइल से भी हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अमूमन पेन हो सकता है, और ये पेन लेट स्टेज में होता है, यानी कि एडवांस स्टेज में पेन हो सकता है, फटीज हो सकती है। इसके अलावा मेटाबॉलिक लोड बढ़ सकता है, प्रोटीन की डिग्रेडेशन हो सकती है, एल्बुमिन की मिकदार कम हो जाएगी, क्लॉटिंग हो सकती है, और इसके अलावा इम्यून सिस्टम कम हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। इस कंडीशन को हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को जैसे एनीमिया हो सकता है, मसल फटीज, पैलर हो सकता है, इसके अलावा डिस्फोनिया हो सकता है। डिस्फोनिया से मुराद ये है कि आवाज़ बंद हो सकती है, सांस बंद हो सकती है, सांस में रुकावट हो सकती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, 1,50,000 से कम प्लेटिलेट हो सकते हैं, और इसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। ल्यूकोपीनिया हो सकता है, यानी कि प्लेटिलेट्स के WBC के नंबर कम हो सकते हैं, 5,000 नॉर्मल होते हैं, उससे कम हो सकते हैं, और जब WBC के नंबर कम हो जाएंगे तो उससे इन्फेक्शन भी हो सकता है। डायग्नोसिस की बात करें, लंप और स्वेलिंग, बॉडी में किसी जगह पर गदूद बढ़ गया, गोश बढ़ गया, इसके अलावा कोई ऐसा ज़ख़म जो ठीक नहीं होता, और इसके अलावा बॉडी में कोई ऐसे सीवियर पेन हो जाना, इसके अलावा ब्लीडिंग वगैरह हो गया, या पखाने में खून का आ जाना, इसके अलावा ब्लेडर और बॉल हैबिट्स, पखाने का जो हैबिट्स होता है, बड़े पेशाब करने का जो हैबिट्स होता है वो इरेगुलर हो जाता है। इसके अलावा ऐसा कफ जिसकी वजह से इरिटेटिंग होगी। इसके अलावा हॉर्सनेस मतलब आवाज़ का ख़राब हो जाना, आवाज़ का बैठ जाना। डिफ़िकल्टी इन स्वालिंग से मुराद है कि खाने पीने में दुश्वारी हो जाना, किसी चीज़ को निगलने में दुश्वारी हो जाना। इसके अलावा डिस्पेप्सिया, मैदे के जुमला अमराज जैसे कि एसिडिटी बढ़ जाना, मैदे में
बेसिकली गैस का बढ़ जाना, इसके अलावा मैदा अपसेट रहना, अपसेट स्टमक, ये तमाम इसके मैनिफेस्टेशन में शामिल हैं। क्लिनिकल एस्पेक्ट की बात करें, परसिस्टेंस ऑफ सिम्टम्स की मौजूदगी हो सकती है। और इसके अलावा कैंसर मार्कर्स में हम बेसिकली एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, और इसके अलावा पीटी स्कैन भी हम कर सकते हैं, एंडोस्कोपी भी हम कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कन्फर्मेशन में हम बायोप्सी लेते हैं, अगर कोई ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल अगर लीवर पे डाउट हो गया तो लीवर के कुछ सेल को रिमूव करते हैं जिसे हम बायोप्सी कहते हैं, और उसको साइटोलॉजी लैब में बेचते हैं, सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसमें हाइपरप्लेजिया हुआ है, एट्रोफी हुई है, उसके बाद ही डायग्नोसिस पॉसिबल हो जाती है। ट्रीटमेंट मेथड फॉर कैंसर, सर्जरी ट्रीटमेंट है, रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट है, रेडिएशन के जरिए ट्रीटमेंट करना, कीमोथेरेपी, साइटोटॉक्सिक सेल होते हैं उसके ज़रिए जो एबनॉर्मल सेल होते हैं उसको मार देते हैं। इसके अलावा हार्मोनल थेरेपी है, इम्यून थेरेपी है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट इसका वाहिद हल है, और जिसमें बॉडी जो है प्रोग्नोसिस उसकी गुड होती है। गोल्स ऑफ कैंसर थेरेपी, कैंसर थेरेपी का गोल क्या होना चाहिए? 3 गोल होते हैं, सबसे पहले क्योर, दूसरा कंट्रोल, और तीसरा जो है पैलिएशन। क्योर का मतलब होता है एरिडिकेशन ऑफ मैलिग्नेंट डिजीज़। जो मैलिग्नेंट डिजीज़ होती है उसको एरिडिकेट कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उसको जड़ से ठीक नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसको ख़त्म कर देते हैं। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि कैंसर सेल को ग्रोथ करने से, उसको बढ़ाने से रोक देते हैं, ताकि जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सर्वाइव कर सकें। पैलिएशन की बात करें तो सिम्टम से, यानी कि एडवांस स्टेज में पेशेंट को सिम्टम से, यानी कि तकलीफ से निजात दिलाने के लिए अगर हम केमोथेरेपी देते हैं तो उसे पैलिएशन केमोथेरेपी कहते हैं। द मीनिंग ऑफ केमोथेरेपी, द वर्ड केमोथेरेपी कम फ्रॉम 2 वर्ड्स केमिकल एंड थेरेपी। लिटरली इसका मतलब ये हुआ कि कीमोथेरेपी बेसिकली कीमोथेरेपी, थेरेपी स्टैंड फॉर ट्रीटमेंट, कीमो मतलब केमिकल, केमिकल के जरिए किसी सेल को, एबनॉर्मल सेल को मार देना कीमोथेरेपी कहलाती है। ये साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं और इसे हम सेल किलिंग ड्रग्स भी कहते हैं। ये तमाम पॉइंट्स बेसिकली उसके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउएवर इट इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स, नॉट ऑल कैंसर किलिंग ड्रग्स आर क्लास्ड एज केमोथेरेपी। तमाम के तमाम कुछ ऐसे साइटोटॉक्सिक सेल होते हैं जिसको हम कैंसर किलिंग सेल नहीं कह सकते, या कैंसर किलिंग केमोथेरेपी नहीं कह सकते, सच एज इंटरफेरोन, और इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ये भी इम्यूनोथेरेपी होती है। अब ये डिफरेंस है इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी में डिफरेंस। कीमोथेरेपी में हम साइटोटॉक्सिक सेल के जरिए एबनॉर्मल सेल, यानी कि कैंसर सेल को मार देते हैं, और इम्यूनोथेरेपी में जैसे कि इंटरफेरोन हो गया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हो गए, ये बॉडी में इंड्यूस करते हैं ताकि कैंसर जो है ठीक हो जाए। देयर आर 60 टाइप्स ऑफ कीमोथेरेपी करंटली। कीमोथेरेपी के 60 डिफरेंट टाइप्स है, और ये नए नए कीमोथेरेपी भी डे बाय डे, टाइम टू टाइम जो है डिस्कवर हो रहे हैं, नए नए कीमोथेरेपी भी बन रहे हैं। हाउ डू द ड्रग्स वर्क, किस तरह ये ड्रग्स वर्क करते हैं, किस तरह काम करते हैं? ये ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होते हैं और बॉडी के ऑल पार्ट्स में फैल जाते हैं। ये साइटोटॉक्सिक ड्रग होते हैं, ये कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि कैंसर सेल जब मर जाते हैं तो उसमें डिवीजन की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, और जब डिवीजन की सलाहियत ख़त्म हो जाती है तो कैंसर फैलने की चांसेस भी कम हो जाते हैं। ये नॉर्मल सेल को भी इफेक्ट करते हैं, याद रखें। सूटेबिलिटी ऑफ कीमोथेरेपी, टाइप ऑफ कैंसर पर डिपेंड करता है, उसके बाद ही कीमोथेरेपी एडवाइस करते हैं, और कीमोथेरेपी कहाँ पर, यानी कि कैंसर कहाँ पर डेवलप हो चुका है। इसके अलावा सीवियरिटी की बात करेंगे कि कैंसर कौन से ग्रेड में, और इसके अलावा कैंसर किसी जगह पर फैल तो नहीं चुका है, उसके बाद ही हम कीमोथेरेपी को देंगे। क्योंकि कीमोथेरेपी के जो बेस्ट सूटेबिलिटी है वो ये है कि फर्स्ट स्टेज में हो, सेकंड स्टेज में हो, कीमोथेरेपी देना गुड है। उसके बाद अगर मेटास्टेसिस हो गया, या कैंसर के ग्रेड बढ़ गए, ग्रेड 3 में पहुंच चुका है, या अगर ब्रेन में हुआ कैंसर, तो कीमोथेरेपी देना खतरे से खाली नहीं है। साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट की बात करेंगे। माउथ के अंदर अल्सर हो सकती है, चाले पड़ जाती है, नोजिया, वोमिटिंग, दिल का ख़राब होना, उल्टी वगैरह करना, मोशन हो जाना, और जो मोस्ट कॉमन साइन में साइड इफ़ेक्ट में है वो है हेयर लॉस। हेयर लॉस इसका मोस्ट कॉमन साइन है, साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन डिस्कलर हो जाती है, और लाइट के सामने स्किन, यानी कि ऐसे लोग जिनको जो कीमोथेरेपी लेते हैं वो धूप के सामने नहीं बैठ सकते क्योंकि उनकी लाइट सेंसिटिव हो जाती है। नेल्स में ग्रोथ स्लोली, जो नेल्स होते हैं नाखून वगैरह, उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, और उनके नेल्स में सफ़ेद सफ़ेद निशान पड़ जाते हैं। एनीमिया हो सकता है, और लो ब्लड सेल काउंट भी हो सकता है। वे ऑफ गिविंग कीमोथेरेपी, इन ऑर्डर टू डैमेज एंड किल द कैंसर सेल द ड्रग्स मस्ट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड एंड कैरीड थ्रू आउट द बॉडी। अगर डैमेज कैंसर सेल को डैमेज करना है तो केमोथेरेपी सबसे पहले ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और उसके बाद बॉडी के उस जगह पर पहुंचेगा जहां पर कैंसर सेल होंगे। द वे केमोथेरेपी इज गिवन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कैंसर। केमोथेरेपी देने का जो तरीका है
यानी वो कैंसर के टाइप पे डिपेंड करता है कि कौन सा कैंसर है। द ड्रग फॉर एग्जाम्पल सम मस्ट बी इंजेक्टेड एंड सम कैन बी टेकन बाय माउथ। कुछ ऐसे कीमोथेरेपी मेडिकेशन होते हैं जो इंजेक्शन के जरिए भी लगाते हैं और माउथ के जरिए भी देते हैं। तो ये तो कैंसर के टाइप पे डिपेंड करेगा कि आया ओरल कीमोथेरेपी दे या इसके अलावा रूट के जरिए इंजेक्शन के जरिए कीमोथेरेपी दे। वे ऑफ गिविंग कीमोथेरेपी, द 3 मोस्ट कॉमन वेव्स फॉर गिविंग कीमोथेरेपी आर इंट्रावेनस, इंट्रावेनस यानी आईवी इंजेक्शन के जरिए हम देते हैं। सेकंड जो है ओरली हम देते हैं, और इंट्रावेनस इन्फ्यूजन यानी कि इन्फ्यूजन में डाल के फिर आईवी देते हैं। लेस ऑफन ड्रग्स कैन बी इंजेक्टेड इंट्रामस्कुलरी सबक्यूटेनियसली। इंतहाई कम केमोथेरेपी ऐसे होते हैं जो हम बेसिकली इंट्रामसल में देते हैं या स्किन के नीचे जैसे टाइप्स होते हैं जिसको हम आईएम देते हैं या इसके अलावा सबक्यूटेनियस देते हैं या इंट्रा कैविटरी में देते हैं जैसे कि इंट्रा पेरिटोनियल हो गया या इसके अलावा इंट्राप्यूलर जो कैविटी होती है बॉडी कैविटी होती है उसमें दाखिल कर देते हैं। तो ऐसे बहुत कम कैंसर के कीमोथेरेपी होते हैं जो हम इस वेव में दाखिल करते हैं। रेडियोथेरेपी की बात करेंगे। रेडियोथेरेपी के ज़रिए ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं ताकि कैंसर के सेल डेड हो जाए। ये मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, हेड कैंसर, नेक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, ब्रेन कैंसर और इसके अलावा गायनोकोलॉजिकल कैंसर में हम रेडियोथेरेपी देते हैं। 50% ऑफ द पीपल विद कैंसर रिसीव रेडियोथेरेपी। 50% के जो पीपल्स होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, वो रेडियोथेरेपी के ट्रीटमेंट लेते हैं कैंसर को ठीक करने के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन या रेडियोथेरेपी, सबसे पहले आता है टेलीथेरेपी और एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी यूजेस एक्सरे बीम्स ऑफ वेरियस एनर्जीज। टेलीथेरेपी बेसिकली एक ऐसा थेरेपी होता है जिसमें एक्सरेज की शुआएँ इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एनर्जीज़ की जो एक्सरे शुआएँ होती हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ब्रेकीथेरेपी की बात करें तो बेसिकली ब्रेकीथेरेपी जो है सील्ड सोर्सेज ऑफ रेडिएशन टू डिलीवर अ हाई डोज टू अ ट्यूमर एंड कैन इन्वॉल्व इंटरस्टिशियल थेरेपी और इम्प्लांट्स और इंट्रा कैविटी ट्रीटमेंट। जो इंट्रा कैविटी ट्रीटमेंट होता है या इसके मतलब ब्रेकीथेरेपी एक ऐसा रेडिएशन थेरेपी होता है जिसमें सील्ड सोर्स ऑफ रेडिएशन देते हैं, यानी सिर्फ स्पेसिफिक बॉडी को हम रेडिएशन देते हैं, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को रेडिएशन देते हैं। जैसे कि इंट्रा कैविटी ट्रीटमेंट हो गया, यानी कि जैसे थोरेसिक कैविटी में अगर कोई कैंसर है तो सिर्फ और सिर्फ उस पोर्शन को हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं। या इसके अलावा अगर एब्डोमिनल कैविटी में कोई कैंसर डेवलप हो चुका है तो सिर्फ हम वहाँ पर ही हम रेडिएशन देंगे, इसे हम ब्रेकीथेरेपी कहते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ रेडियोथेरेपी डिपेंड्स ऑन, जो रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट हैं वो डिपेंड करते हैं द एरिया ऑफ द बॉडी बीइंग ट्रीटेड एंड टिश्यू, वो एरिया जहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है, जहाँ पर रेडिएशन को, जो जगह रेडिएशन को एक्सपोज हो रही है, जिस ऑर्गन में रेडिएशन की शुआएँ पड़ रही है। इसके अलावा साइज ऑफ द ट्रीटमेंट एरिया, वो उस एरिया का, यानी फॉर एग्जांपल अगर एब्डोमेन में ट्रीटमेंट हो रही है तो एब्डोमेन का साइज़ है कि किस किस जगह पर शुआएँ पड़ रही है। इसके अलावा अमाउंट ऑफ रेडियोथेरेपी में जो शुआएँ होती हैं वो किस कदर ख़तरनाक है, उसकी जो है स्ट्रेंथ कितनी है। इसके अलावा पेशेंट के जनरल हेल्थ के हवाले से भी बात करेंगे कि जनरल हेल्थ क्या है पेशेंट की। इसके अलावा कंकरेंट कीमोथेरेपी और सर्जरी, यानी रेडियोथेरेपी के दरमियान ही जो कीमोथेरेपी हो रही है या कोई सर्जरी हो रही है, ये तमाम चीज़ें ही बेसिकली रेडियोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट पे डिपेंड करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे रेडियोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि स्किन रिएक्शन हो गया, हेयर लॉस हो गया, डायरिया हो गया, इसके अलावा म्यूकोसाइटिस हो गया, स्टेरिलिटी हो गया, इसके अलावा यूरिन पासिंग में प्रॉब्लम हो जाना, फटीज हो जाना, एनोरेक्सिया हो जाना, साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाना, इसके अलावा नोजिया और वोमिटिंग, ये तमाम कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं रेडियोथेरेपी के। अभी सेकेंड हम इम्यूनोथेरेपी पढ़ेंगे। इम्यूनोथेरेपी इज द नेम गिवन टू द कैंसर ट्रीटमेंट दैट यूज एन इम्यून सिस्टम टू अटैक कैंसर। इम्यून सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए कैंसर पे अटैक करना, इस ट्रीटमेंट को इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। समटाइम्स इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स कॉल्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, BRMs भी इसे हम कहते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स भी इसे हम कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी के जो रिस्पॉन्स होते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, उसको स्टिमुलेट करता है ताकि वो कैंसर को किल कर सके। इम्यूनोथेरेपी कैन बी लोकल और सिस्टेमिक, बॉडी की खास जगह पर भी दे सकते हैं और पूरी बॉडी में भी दे सकते हैं। नॉन स्पेसिफिक और टारगेटेड, ये नॉन स्पेसिफिक होता है और इसके अलावा टारगेटेड भी हो सकता है। इसके अलावा हार्मोन थेरेपी है, हार्मोन थेरेपी के जरिए भी कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। अल्थो हार्मोन डू नॉट यूजुअली अफेक्ट कैंसर सेल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ सम ब्रेस्ट कैंसर। चूँकि हार्मोन्स जो है कैंसर की खास ट्रीटमेंट में अपना रोल प्ले नहीं करते, लेकिन जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये ब्रेस्ट के कैंसर और इसके अलावा
यानी कि ओवरी की कैंसर की जो साइज होती है उसको कम कर सकता है। टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ सम प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर में अगर हम टेस्टोस्टेरोन देंगे तो प्रोस्टेट कैंसर का जो ग्रोथ होगा वो रिड्यूस हो सकता है। दिस मीन ड्रग दैट ब्लॉक द इफेक्ट और लोअर द लेवल ऑफ दीज हार्मोन्स कैन बी यूज टू ट्रीट सम टाइम ऑफ ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट कैंसर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गन होता है, जैसे कि बेसिकली अभी हम बात करेंगे प्रोस्टेट की बात करेंगे, ब्रेस्ट की बात करेंगे, ओवरी की बात करेंगे, अगर इनके हार्मोन्स हम देंगे तो इसी तरह इनके जो यानी कि सेम ऑर्गन के अगर हम हार्मोन देंगे तो वही हार्मोन अपने ऑर्गन के कैंसर को रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट हो गया, ब्रेस्ट हो गया, ओवरी कैंसर हो गया। सर्जरी की बात करेंगे। सर्जरी जो है फर्स्ट मोडिलिटी यूज सक्सेसफुली इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सर्जरी जो ये फर्स्ट केयर होता है और ये एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है कैंसर का। इट इज़ ओनली क्यूरेटिव थेरेपी, ये क्यूरेटिव थेरेपी होता है, यानी कि कैंसर को रोकने के लिए देते हैं, कैंसर को जो है क्योर करने के लिए देते हैं। The most important determinant of successful surgical therapy are the absence of distant metastasis, no local infiltration. कैंसर की सर्जरी के लिए मेटास्टेसिस और लोकल इन्फिल्ट्रेशन की शर्त होनी चाहिए, यानी कि मेटास्टेसिस नहीं होना चाहिए और लोकल इन्फिल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, तभी जाके बॉडी के जो एबनॉर्मल कैंसर होता है उसको सर्जरी के ज़रिए रिमूव करते हैं। और सर्जरी इस शर्त में करते हैं ताकि ये कैंसर बॉडी के किसी और पार्ट्स में ना फैल। तो हम सर्जरी की बात कर रहे थे कि हम सर्जरी क्यों कर रहे हैं। सर्जरी इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि जो करीब करीब टिश्यूज़ होते हैं उन टिश्यूज़ को सेव करने के लिए हम सर्जरी करते हैं। इसके अलावा रिसेक्शन और सैम्पलिंग ऑफ रीजनल लिम्फ नोड इज़ यूजुअली इंडिकेटेड। इसके नतीजे में हम रिसेक्शन करते हैं, यानी कि कैंसर को रिमूव करते हैं, और इसके अलावा सैम्पलिंग ऑफ रीजनल लिम्फ की सैम्पलिंग भी करते हैं, उसको लैब भेजते हैं कि आया कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, कैंसर के अंदर मेटास्टेसिस तो नहीं हो सकती। सर्जरी में बी आल्सो यूज्ड फॉर पैलेशन इन अ पेशेंट फॉर वूम क्योर इज़ नॉट पॉसिबल। उन पेशेंट में भी हम सर्जरी करते हैं, डॉक्टर्स उन पेशेंट की भी सर्जरी करते हैं पैलेशन केयर के तौर पे, यानी कि लास्ट स्टेज पे भी सर्जरी करते हैं ताकि पेशेंट जो है आराम से कैंसर के साथ जो है कुछ ही टाइम अगर हो तो उस टाइम के साथ कैंसर के साथ पेशेंट आराम के साथ सर्वाइव कर सकें। अगर क्योर पॉसिबल ना हो तो उस सूरत में भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा कैंसर प्रिवेंशन के लिए भी सर्जरी करते हैं। सपोर्टिव केयर ऑफ पेशेंट विद कैंसर, सिम्टम को कंट्रोल करना है, पेशेंट के केयर करना है, पेशेंट को जो है सपोर्ट देना है, पेशेंट को मोटिवेट करना है, और पेशेंट जहाँ पर रुकना चाहे वहाँ पर रुक सकता है, पेशेंट को फोर्स नहीं करना है। अगर वो अपना लास्ट स्टेज अपने घर पे गुजारे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार सकता है। पेशेंट को सपोर्ट करना है, अगर वो डिसाइड करें तो रिफ्यूज़ करना है, अगर वो कहीं जाना चाहे तो आपने उसे रिफ्यूज़ नहीं करना है, वो आप ले जा सकते हैं, यानी हम पेशेंट को ओवरऑल केयर देंगे यहाँ पे। इसके अलावा ट्रीटमेंट की तरफ पेशेंट को मोटिवेट करेंगे, पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट देंगे, साइको सोशल सपोर्ट भी हम पेशेंट को देंगे ताकि पेशेंट जो है गिल्टी महसूस ना हो जाए। और इसके अलावा पेशेंट को हम ज़हनी तौर पर एक्टिव रखेंगे, यानी उसको मशगूल करेंगे ताकि वो अपने इस डिज़ीज़ को लेकर परेशान ना हो जाए। नर्सिंग इंटरवेंशन इन सपोर्टिंग द कैंसर क्लाइंट बी अवेलेबल स्पेशली ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स। मुश्किल वक्त में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पेशेंट के केयरिंग एटीट्यूड के बारे में एग्जिबिट करना है, पेशेंट को यानी जो पेशेंट का केयर है उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को जो है एक्टिवली सुनना ज़रूरी है, और इसके अलावा पेशेंट को रिस्पॉन्स करना भी ज़रूरी है। पेशेंट को एक रिलीफ देना है ताकि वो डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स से कम बाहर आ जाए। पेशेंट के जो एंजाइटी है उसको दूर करना है, पेशेंट को एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देना है कैंसर के हवाले से, उसके केयर के हवाले से। पेशेंट को के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बनाएं ताकि वो आपके ऊपर एतमाद कर सके, आपके साथ वो भरोसे के काबिल रहे। इसके अलावा पेशेंट को जो है ओवरऑल केयर देनी है। पेशेंट की जो रियलिस्टिक होती है, रियलिस्टिक सिटिंग होती है, रिचेबल गोल्स होते हैं, उसमें पेशेंट के साथ हमने असिस्ट करना है। पेशेंट का जो लाइफ स्टाइल पैटर्न है उसको मेंटेन करना है, और पेशेंट्स को हमने होप देना है, उम्मीद देना है कि पेशेंट ठीक हो जाएगा। यानी कि इसमें ओवरऑल नर्सेस के इंटरवेंशन को डिस्क्राइब। बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि इस वीडियो ट्यूटोरियल को आपने इतनी आसानी के साथ गेन किया होगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।